ठीक है, हम शुरू कर लेते हैं। यस सर। तो आज पढ़ेंगे बोहर मॉडल। बोहर मॉडल। बोहर मॉडल ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। यस सर। अब बोहर मॉडल ऑफ एटम। यस सर। अभी तक हमने क्या क्या मॉडल पढ़ा था अबाउट द एटम? थॉमसन एटॉमिक मॉडल और रुथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रुथरफोर्ड। तो लास्ट पे जो आया था वो था रदरफोर्ड। यस सर। उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स मतलब कुछ कोई चीज़ थी जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। सर एटम्स की स्टेबिलिटी उससे एक्सप्लेन नहीं कर सका था। स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर सका वो। और हम्म, एक उसमें ड्रॉबैक था स्टेबिलिटी, और दूसरा क्या था? सर दूसरा था सर इलेक्ट्रॉन की शायद। वो जो लाइन स्पेक्ट्रम आता है, हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है ना, वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। यस सर। वो भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये लाइन स्पेक्ट्रम क्यों आता है। अच्छा। मतलब मेन चीजें यही थी, और भी थी बहुत सारी चीजें, लेकिन मेन चीजें यही दो थी। एक तो यस सर। ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाया, दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम। यस सर। इनको एक्सप्लेन करने के लिए आ गया बोहर मॉडल। बोहर एटॉमिक। यस सर। बोहर मॉडल। और एक किसने किया था प्रपोज? बोहर ने। नील्स बोहर ने। नील्स बोहर। यस सर। नील्स बोहर ने। अच्छा, अब इसका जो मेन ये पूरा मॉडल था, इट वाज बेस्ड ऑन द प्लैंक्स थ्योरी। प्लैंक्स So this model is based on Planck's theory. Planck's theory जो हमने पढ़ा था, Planck's quantum theory. क्वांटम थ्योरी। यानी इसकी पूरी जो फाउंडेशन थी वो यही थी, Planck's quantum. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। यस सर। ठीक है, तो देख लेते हैं बोहर मॉडल में क्या क्या चीजें आती हैं। तो बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स, इसने क्या बताया बोहर मॉडल ने? पोस्टुलेट नंबर 1, सबसे पहले इसने बताया कि जो भी एटम होता है, एटम में दो पार्ट्स होते हैं। एक न्यूक्लियस, यस सर। और न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। और ये होता है डेंस। टेंस। यस सर। पूरा एटम का मास जो है वो ज्यादा इधर होता है। और दूसरा न्यूक्लियस के बाहर ये पार्ट होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रो। पार्ट। यस सर। न्यूक्लियर और इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। So according to Bohr model, the atom contains a nucleus which is at the center. This is dense, positively charged, and then there is extra nuclear part which contain electrons. यस सर। ठीक है, तो गए एक दूसरा। अब इसने ये भी बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर है, ये सर्क्यूलर ऑर्बिट्स में होते हैं ऐसे। यस सर। सर्कल। होते हैं वो ऐसे ऑर्बिट्स में होते हैं। फिक्स्ड पाथ्स आर ऑर्बिट्स। ऑर्बिट। ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स। और ये उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑर्बिट्स में जो है ऐसे घूम रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। यस सर। ठीक है, यस सर। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व रिवॉल्व कर रहे होते। इन देयर फिक्स्ड पाथ्स और ऑर्बिट्स। अच्छा, फिर जब भी कोई बॉडी या जब भी कोई पार्टिकल या मास जब ये चलता है, इसका मतलब इसके पास कोई स्पीड होगी, कोई वेलोसिटी होगी। यस सर। तो अगर ये मूव होता है इन सिंगल लाइन, स्ट्रेट लाइन में अगर ये मूव होता है, हम कहते हैं इसके पास होता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंट। जब भी सर अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है। कोई भी बॉडी, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई भी बॉडी, मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन, कोई भी, बस हो, मास हो, आदमी यस। हो, कुछ भी हो, जो भी, जब ये मूव करता है इसके साथ होता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मूव। यही का फिजिक्स में। यस सर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन ये घूम रहा है सर्कल में। तो सर्कल के लिए होता है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। हाँ, मोमेंटम मतलब मोशन। मोशन। यस सर। मोमेंटम का शॉर्ट का मतलब मोशन, तो एंगुलर मोमेंटम।
तो जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव होगी उसके पास होगा एंगुलर मोमेंटम। तो बोहर ने ये बताया कि ये इलेक्ट्रॉन्स तो सर्कल्स ऐसे ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो इनका जो एंगुलर मोमेंटम है mvr वो होता है बराबर nh/2 NH/2। एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। रेडियस। ये फिजिक्स में होता है। यस सर। मोमेंटम की फॉर्मूला मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम की जो फॉर्मूला है m मल्टीप्लाइड बाय v मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। तो दोनों में फर्क ये कि यहाँ पे रेडियस है और यहाँ पे रेडियस नहीं है। नहीं है। तो इसने बताया कि एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का उसकी इसके बराबर है nh/2 पाई। n का मतलब नंबर। हाँ, जैसे आप न्यूक्लियस से ऊपर जाओगे जो पहली लेवल आएगी इसको बोलते हैं n=1, यस। पहला ऑर्बिट आएगा या एनर्जी लेवल, फिर n=2 ऐसे। हो गया n। h हो गया हाइट। नहीं, h का मतलब प्लैंक्स। नहीं, हाँ प्लैंक्स कांस्टेंट। हाँ h का जो कांस्टेंट हमने पढ़ा था ना, क्या उसका वैल्यू क्या है? उसका था 6.63। ये वही वही वाला h है। यस। और ये हो गया 2 and पाई। यस सर। तो जो ऑर्बिट होगा तो उसी क्या होगा, n का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद सर आप जरा इस एंगुलर मोमेंटम का एक बार फिर से बताओ। एंगुलर। जब भी कोई भी बॉडी हो, कोई गाड़ी हो, कोई लेट्स से कोई कार है, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है ऐसे एक रोड पे, यस सर। तो अब ये चल रही है तो इसके पास मोशन होगी ना। मोशन। यस सर। हम कहेंगे इसके पास होता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय बॉडी। यस सर। तो वो लीनियर मोमेंटम हम p से डिनोट करते हैं और ये होता है मास मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी। इस बॉडी का मास और जो इसकी वेलोसिटी हो गया, यस सर। इसका लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंट। ये बॉडी अगर एक सर्कल ऐसे मूव हो रहा है, सर्कल में यही बॉडी ऐसे मान लो ये सेंटर है और ये ऐसे मूव हो रहा है, यही कार ऐसे सर्कल में, तो अब इसके पास भी अभी भी मोशन है लेकिन ये लेकिन है। एंगुलर हाँ, मोमेंटम। हम यूज करते हैं वर्ड एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? m MVR इक्वल्स टू NH बाय। मल्टीप्लाइड बाय ये जो रेडियस होगा इसका, ये यस सर। बस ये इतना फर्क है दोनों में, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, यस सर। हम भी तो घूम रहा है सर्कल में, यस सर। यस। तो इसके पास होगा एंगुलर मोमेंटम दैट डिपेंड्स ऑन nh/2 पाई। तो जितना n वैल्यू बढ़ जाएगा उतना एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम हट जाएगा। लीनियर की तो बात ही नहीं इधर आ रही। एंगुलर मोमेंट। इधर एंगुलर है ना, लीनियर तो इधर मैंने समझाने के लिए बताया था। तो जितना n वैल्यू बढ़ेगा द एंगुलर मोमेंटम विल इंक्रीज। यस सर। क्योंकि n वैल्यू मतलब जब दूर दूर जाएंगे हम न्यूक्लियस से, यस सर। यस। तो ऐसे इसका सर फिर उस टाइम एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा। हाँ, एंगुलर मोमेंटम विल इंक्रीज अकॉर्डिंग। यस सर। ठीक, अच्छा नेक्स्ट। तो उसके बाद कितने पॉस्टुलेट आ गए? सर एक क्या है? नहीं, पहले आया था कि न्यूक्लियस, एक एटम में न्यूक्लियस होता है एट द सेंटर व्हिच इज, अच्छा। और उसके डेंस है। न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स। और और दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स जो है मोमेंटम। उन ये अपने अपने ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं। यस सर। थर्ड हमने कहा इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट ऑर्बिट्स में जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज nh/2। यस सर। हो 2 गए पर। 3। चौथा, अब चौथा जो इसका जो पॉस्टुलेट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्हें बताया कि जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमेगा इसकी एक वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। बात समझा रहे हैं? सर ये हमेशा एक ही वेलोसिटी से घूमेगा अपने अपने ऑर्बिट में। यस सर। एक सेकंड, सर इलेक्ट्रॉन्स। एक सॉरी इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड कुछ, एक सेकंड यस सर। दोबारा खोलना पड़ेगा।
क्या बता रहा था मैं? चौथा postulate. चौथा पोस्टुलेट में बता रहा था कि ये अपना न्यूक्लियस है, ये इसके मैं अब शॉर्टकट में दिखाऊंगा ऐसे ऑर्बिट्स, तो मतलब ये पूरे सर्कल है, Yes, sir. यहाँ से पूरे सर्कल है ऐसे ऐसे। तो क्या बताया इसने कि जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमता है इसकी एक एक ही स्पीड रहती है, इधर एक स्पीड, Yes, sir. जब दूसरे पे आ जाएगा तो अलग स्पीड। तो इनकी स्पीड या इनकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, इनकी फिक्स्ड वेलोसिटी होती है। Sir, समझ आ रही बात? yes, sir. Sir, change तो होती है? नहीं नहीं, ये जब जो इलेक्ट्रॉन इधर होगा इसमें, इस ऑर्बिट में, अच्छा, yes, sir. उसकी एक ही वेलोसिटी होगी, एक ही velocity रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। नहीं होगी। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब है जो है ये एटम जो है इसकी स्टेबिलिटी होगी। हमने वहां पे जो बताया था क्या, हाँ, रदरफोर्ड ने जो रदरफोर्ड ने कहा अगर ये वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो एक टाइम पे ये न्यूक्लियस के आसपास आ जाएगा और न्यूक्लियस में चला जाएगा। यस सर, जब मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं रहेगा, एटम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बता रहे हैं कि ये वेलोसिटी जो है अपने अपने ऑर्बिट में फिक्स रहती है, अलग, ये चेंज नहीं होती है। यस सर, इस तरह से अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो उसकी होगी स्पीड अलग, इस तरह से यहाँ होगा तो उनकी स्पीड होगी अलग। यस सर, ठीक है, क्लियर बात? यस सर। तो ये अपने अपने सर्क्यूलर ऑर्बिट्स में इनकी अपनी वेलोसिटी होती है। मतलब सर ये चेंज नहीं होते हैं? हाँ, अपने ऑर्बिट में चेंज नहीं होती। हाँ, अगर दूसरे में चला जाए, मान लो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाए, सर वो तो फिर चेंज होगा। हाँ फिर तो ऑटोमेटिक, क्योंकि फिर ऑर्बिट ही चेंज हो गया। यस सर। ठीक है, अच्छा। तो इन ऑर्बिट्स को इसने नाम दिया स्टेशनरी स्टेट्स। एक जगह मतलब स्टेशनरी। हाँ, स्टेज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी इसी ऑर्बिट में घूमता रहता है, यस सर। स्टेशनरी स्टेट्स। तो ऑर्बिट्स को इसने नाम दिया स्टेशनरी स्टेट्स और एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल। लेवल जैसे मैंने कहा था कि ये हो गया एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 1। 1। यस सर। 3 इसी तरह हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, एनर्जी लेवल्स का वैल्यू बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। 5। ये इसका क्लियर बात? यस सर। अब उसके बाद जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब जब मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट्स में होते हैं, उनकी एक एनर्जी होती है ऑर्बिट में, वो एनर्जी किसके बराबर होती है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन ऑर्बिट, अब इन ए गिवन एनर्जी लेवल En, वो होता है 2 पाई स्क्वायर me to the power 4 by n square s square. Energy of electron in a given orbit, मतलब अगर मैं लिखूं n is equal to 1, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन n is equal to 1, तो ये बनेगा E1। E1 यस सर। और यहाँ जो n है ये बताइए, यहाँ पे हमें 1 वैल्यू डालना पड़ेगा, n। यस सर, एन 1 का स्क्वायर। हाँ, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर बात? यस सर। अब प्लैंक्स कांस्टेंट भी फिक्स्ड है, इलेक्ट्रॉनिक का चार्ज फिक्स, मास चार्ज, सिर्फ n वैल्यू वेरी होता है। तो हम कहेंगे एनर्जी जो है दिट इज इनवर्स रिलेटेड टू n स्क्वायर। यस सर। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं भूल गया था, इसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा होता है नेगेटिव साइन। ठीक है, इसको याद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर me4 डिवाइड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। अच्छा, माइनस पूरे को। हाँ, माइनस माइनस में भूल गया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। माइनस एनर्जी इज इनवर्स रिलेटेड टू 1 बाय n का माइनस 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 n स्क्वायर। जब मैंने बोला तो फिर 1 नहीं बोलूंगा मैं। अच्छा n स्क्वायर मतलब सर अगर ये सीधे आएगा ई एन इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर माइनस माइनस n स्क्वायर। यस सर। मतलब अगर n बढ़ गया तो एनर्जी घटेगी।
है ना, घटेगी Yes, इसके sir. साथ। लेकिन ये जो माइनस साइन है ना, इससे क्या पता चला, अब उल्टा आपको बताना है। अच्छा, जब n नंबर घटेगा तो एनर्जी भी हाँ, एनर्जी भी मतलब n का घटेगी। वैल्यू कम है तो एनर्जी भी कम। यस सर। अब आप बताओगे कि फिर ये ऐसा होना चाहिए, हम ये ऐसे होना चाहिए। सर यस सर, डायरेक्टली होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये नेगेटिव साइन का कुछ नेगेटिव, यस सर, यस सर। इसीलिए हमने 1/n लिखा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नेगेटिव साइन। अभी ये बताता हूँ मैं, अब ये ऐसा क्यों है। तो एनर्जी आप ऐसे याद रखो शॉर्टकट में, ये इसमें क्वेश्चन आता है, एनर्जी इज इनवर्स रिलेटेड टू माइनस n स्क्वायर। सो एनर्जी इज इनवर्स रिलेटेड टू माइनस n स्क्वायर। एन स्क्वायर, माई। तो ये माइनस का क्या मतलब है, ये मैं अभी बताऊंगा माइनस का क्या मतलब है। इसको याद रखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे समझो इसको, ये मान लो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर है, इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन का मतलब बहुत दूर है न्यूक्लियस से। दूर है, यस सर। हम मानते हैं जो चीज बहुत दूर होगी इसको मानते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर। बहुत दूर। तो जब ये बहुत दूर होगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इंटरेक्शन होगी कोई? नो सर। ये दूर है ना, सीधी सी बात है, जितना यस सर। आ जाएगा तो इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वीक होगा। यस सर। तो हम ये मान के चले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ये इन्फिनिटी पे है, यस सर। तो जब ये इन्फिनिटी पे है तो इसकी एनर्जी हम क्या मान लें? एनर्जी ज्यादा। मतलब इसको हम मान लेते हैं फ्री। फ्री। फ्री, यस सर, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इंटरेक्शन नहीं है ना न्यूक्लियस नो के। सर। तो जब हम इसको नजदीक लाएंगे इधर इस लेवल पे, अब इंटरेक्शन होगी न्यूक्लियस और इसके बीच में। क्लियर? यस सर। अब और लाएंगे नजदीक, फिर भी होगी। फिर इंटरेक्शन बढ़ जाएगी। यस सर। फिर लाएंगे नजदीक, और इंटरेक्शन। बढ़ जाएगी। यस सर। लेट्स से अब आ गया n इज इक्वल टू 1, तो इंटरेक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन अब बाउंड हो जाता है। यस सर। तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। क्लियर बात? यस सर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, इसी के लिए नेगेटिव साइन दिखाई जाती है। अच्छा, यस सर। बात समझ आ रही है ना? यस सर, यस सर। तो नॉर्मली एनर्जी बढ़ जाएगी व्हेन यू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। यस सर। ठीक है, एनर्जी बढ़ जाएगी। और जब आप क्लोज द न्यूक्लियस जाओगे तो एनर्जी घट जाएगी, घट जाएगी। एज पर द फॉर्मूला। इसी को बोलते हैं एनर्जी इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। तो दिस माइनस साइन इंडिकेट्स एनर्जी, सॉरी, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। यस सर। ठीक है, और फिर इसका मतलब फिर ये भी ले सकते हैं कि जब ये बाउंड हो जाएगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। यस सर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जब भी इंटरेक्शन होती है तो इंटरेक्शन से क्या होता है, एनर्जी रिलीज्ड। रिलीज्ड। ठीक है, इसलिए एनर्जी होती है इस ऑर्बिट में कम, यस सर। ज्यादा, एज यू मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। यस सर। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। और फिर आप इसका ये भी मतलब देख सकते हैं कि जितना ये नेगेटिव ज्यादा होगा, तो जितना एनर्जी लेवल में नेगेटिव ज्यादा होगा मतलब एनर्जी कम होगी। कम होगी, यस। ठीक है, यस सर। ये तो हो गया इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद रखना है। एनर्जी रिलेटेड टू माइनस, या इट्स इनवर्स रिलेटेड टू माइनस n स्क्वायर। एन स्क्वायर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर इसका वैल्यू पुट करो, 2 का वैल्यू, पाई स्क्वायर का वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पुट कर ले, इलेक्ट्रॉन चार्ज का वैल्यू, फिर h स्क्वायर का वैल्यू पुट कर ले, तो इसका आंसर क्या निकलता है वो हमें याद रखना है। सर 2 इंटू 22/7 का अब ये सूत्र। करेंगे नहीं हम बस, क्योंकि इसकी इतना ज्यादा परेशान लेने की जरूरत नहीं, हम सीधे लिखेंगे। इसका वैल्यू निकलता है 1312 बाय m स्क्वायर यस सर। किलो जूल्स। यस सर। 1312। Energy of electron in a given energy level यस सर। equal to 1312 by n square, ये n square, यस सर, एन स्क्वायर। किलो जूल्स पर मोल। मतलब अगर आप n का वैल्यू चेंज करो तो आप एनर्जी किसी भी स्टेट का निकाल सकते हो। यस सर। अगर इलेक्ट्रॉन इधर है तो क्या एनर्जी होगी, स्टेट में क्या सर एनर्जी। एनर्जी अगर निकालनी है तो हमें ये वाली हाँ, वैल्यू ये वाली लगानी फॉर्मूला हमें पुट करनी है। है। लेकिन याद रखना इसका यूनिट क्या है, किसका? ये जो फॉर्मूला हमने पुट की इसका सर केजी मोल किलो जूल पर मोल। पर मोल। अब ये यूनिट बढ़ चेंज भी हो सकता है कभी। फॉर एग्जांपल अगर यूनिट रखना हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आप पुट करोगे तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि किलो जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में क्या रिलेशन है, फिर वो आपको इधर यस सर, पड़ेगा। तो हम शॉर्टकट में लिखेंगे, इसका वैल्यू होता है इसमें क्वेश्चन आता है 13.6 n स्क्वायर। यस सर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन एनर्जी लेवल। सर ये हमें किसके लिए लगाना होता है? सेम, ये सेम है बट यहाँ पे यूनिट अलग है। मतलब आपको कभी आएगा राइट डाउन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, अच्छा यस सर। हाँ ये वाला। सर अगर किलो जूल्स में तो आप ये फॉर्मूले, यस सर, यस सर, बाकी ये सेम है। बात यस समझ आ रही? यस सर। यहाँ पे 13.6 बाय n स्क्वायर और वहाँ 13.31312 डिवाइड बाय n स्क्वायर। 136, सर ये 136 है ना? ना नो 13.6, अच्छा 13. 0.6। तो इस तरह से आप किसी भी एनर्जी लेवल में आप एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। यस सर, फॉर, हाइड्रोजन एटम। अब जैसे हमने कल पढ़ा था, हमारे पास है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम प्लस। यस सर। दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सर हाइड्रोजन में 1, हीलियम में 2। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए? हीलियम अच्छा, बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन एक एक। लिथियम, लिथियम में 2। लिथियम +2, एक। सब में 1 इलेक्ट्रॉन है ना। यस सर, एक। तो यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज इनको बोलते हैं, यूनी इलेक्ट्रॉन, यस सर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन। जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन हो। अब इनके लिए, हाइड्रोजन के लिए तो ये फॉर्मूला हमें समझ में आ गई। यस सर। अगर यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीशी हो तो उनके लिए अच्छा, दोबारा मैं भूल जाता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव साइन रखना है यार, मैं भूल जाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इनमें भी यस। ये भूलनी नहीं है साइन, ठीक है। यस सर। ये मैं भूल जाता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो अगर यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीशी हो, मतलब हाइड्रोजन के अलावा भी हो जिनका एटॉमिक नंबर अलग है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो यहाँ पे अगर एनर्जी निकालनी हो तो सेम जैसे हमने रिडबर्ग फार्मूला में किया था। रिडबर्ग फार्मूला हमने क्या किया था? सर हमने फॉर्म जैसे लगाया था, R इक्वल्स टू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। जेड स्क्वायर। अच्छा, इनके लिए आता है। यस सर। इनके लिए भी जेड स्क्वायर। रिडबर्ग फार्मूला भी शायद, अगर मुझे याद हो, तो हमने जेड स्क्वायर यूज किया था। सर वो किया था जब हमें मतलब ये हाइड्रोजन हीलियम वगैरह। नहीं, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन के हीलियम, अलावा, हीलियम हाँ, जो लिथियम जैसे। यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है यस सर। उनके लिए अगर आपको एनर्जी निकालनी हो तो मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर। जेड। इस तरह से यहाँ से भी जेड स्क्वायर, तो बाकी आप सेम, ठीक है। यस सर। ये याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी। हाँ, तो ये तो हो गया इसका एनर्जी। यस सर। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अब बोर मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम पूरी तरह से रखेंगे माइंड में। अगर हम एक एटम बना लें, सर 4 ही पॉस्टुलेट दिए थे। तो ये एटम, हाँ बस इतनी 4-5 ही। अभी भी एक ये भी लिख सकते हो, एनर्जी इज इक्वल टू दिस, इसको भी एक पॉस्टुलेट मान सकते हो, मतलब एनर्जी का वैल्यू। सर मैंने लिखी वो। हाँ, तो ये आपका एटम है, न्यूक्लियस है हमारे पास, फिर एनर्जी लेवल्स है, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। यस सर। और उनका हम वैल्यू देते हैं, n से n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5। ऐसे आगे बढ़ा सकते हो। यस सर। ये जो पहला वाला n इज इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। यस सर। ये भी एक पॉस्टुलेट आप इसको ऐड कर सकते हो कि जो जो पहला वाला जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक हो, उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ये हो गया ग्राउंड स्टेट। ठीक है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन इधर प्रेजेंट है, इधर ग्राउंड स्टेट में, क्लियर। यस सर। इसी इलेक्ट्रॉन को हमें, मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन चला जाए इधर n इज इक्वल टू 2 में, तो n इज इक्वल टू 2 को कहेंगे हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट, अच्छा यस सर, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट।
स्टेट के बदले आप यूज कर सकते हो एनर्जी लेवल आल्सो, फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी लेवल। यस सर। तो यहां से यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन लेना हो तो क्या करना है मुझे? अगर 1 से 2 में लेना। हाँ, तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तभी तो यस सर। क्योंकि इसमें तुम्हें एनर्जी एनर्जी देनी है। पड़ेगी। तो एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2, मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट। सर ये वो तो नहीं है इंथैल्पी वगैरह? नहीं नहीं, अभी इधर मत छेड़छाड़ी नहीं करनी इसको, जब आ जाएगा तो देखा जाएगा। तो इसकी एनर्जी होती है E1, इसकी एनर्जी होती है E2। E2। दोनों के बीच में डिफरेंस कितनी है एनर्जी की? E1 और होगा नहीं, E1 माइनस लोअर। अच्छा E2 माइनस E1। तो इतनी एनर्जी चाहिए हमें अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां एक्साइट करना है। अच्छा यस। समझ आई बात? यस सर। तो कितनी एनर्जी, दैट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी गैप बिटवीन द सक्सेसिव एनर्जी। यस सर। इसी तरह से अगर आपको यहां से यहां लेना है तो इतनी एनर्जी चाहिए। यस सर। आप ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब मान लो अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे और वो इधर से इधर आ गए नीचे, हायर से लोअर। यस सर। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट, इसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन। ये कल भी आया था, डी एक्साइटेशन। डी एक्साइटेशन मतलब इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम हायर लेवल टू द नेक्स्ट, नीचे वाले लेवल पे। तो जब ये नीचे आएगा तो एनर्जी होगी कम, एनर्जी इज रिलीज। यस सर। तो वो एनर्जी कितनी रिलीज होगी? सेम, दैट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन द एनर्जी गैप, यस सर। माइनस E1। E1। आया समझ? यस सर। सर इसको जब नीचे से ऊपर जाएगा मतलब एनर्जी इंक्रीज करनी है। हाँ, तभी जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगर अगर मैं नहीं बता, मैं बता अगर इलेक्ट्रॉन हमें इस ऑर्बिट से निकालना है और इधर भेजना है ऊपर, तो सर वही वो। हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? दैट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स। तो वो होगा डेल्टा E इज इक्वल E2 माइनस E1, हायर माइनस लोअर। अब उल्टा, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ जाए, यस सर। किसी भी वजह से, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी विल बी रिलीज। कितनी रिलीज होगी? दैट डिपेंड्स ऑन एनर्जी डिफरेंस E2 माइनस। यस सर। क्लियर बात? तो ये यस स्टेटस को ऐड कर सकते हैं। सर। डी एक्साइटेशन क्या बोला आपने? जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा, अच्छा यस सर। हायर लेवल से लोअर लेवल, लोअर लेवल तक तो डी एक्साइटेशन में एनर्जी इज रिलीज्ड ऑलवेज। रिलीज्ड। डी एक्साइटेशन में एनर्जी इज रिलीज्ड। ये हो गया तकरीबन 5-6 पोस्टुलेट्स मिला के। यस सर। तो ये तो हो गया पार्ट। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और 2-3 पॉइंट्स है, वो हम देख लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पॉइंट इज रेडियस, अबाउट द रेडियस। रेडियस क्या होता है? सर रेडियस किसी भी चीज का, सर रेडियस होता है हाफ, मतलब सर्कल में, अगर कोई सर्कल हमारे पास है तो उसका रेडियस। यस सर, लेके सेंटर ये से। यहाँ तक। यस सर। यस। अब ये ऑर्बिट्स भी सर्कल की शक्ल में होते हैं ना, यस सर। तो इनका भी अपना रेडियस होता है। रेडियस होगा। यस सर। जैसे अब यहाँ ये मैंने बना, मैं शॉर्टकट में बना रहा हूँ, ये पूरा सर्कल है इधर, ये पूरा सर्कल है, आप समझ रहे ना पूरा, ये इधर। यस सर, ये सर्कल। हाँ, मैं ऊपर बना नहीं रहा हूँ शॉर्टकट। तो ये रेडियस जो है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर है तो इस एनर्जी लेवल का रेडियस ये होगा, इस एनर्जी लेवल का। फिर इस एनर्जी लेवल का रेडियस ये। यस सर। ऐसे आप रेडियस बना सकते हो। ठीक, यस सर। तो ये रेडियस जो है ये किसके बराबर होता है?
रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ये रेडियस इसको याद रखो, इट डिपेंड्स ऑन, हम लिखेंगे आर एन, RN ये किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर, ये N square. रखो, Yes, sir. रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय 0.529. इफ n इज इक्वल टू, और ये 0.529 जो है ये इसका यूनिट है एंगस्ट्रॉम, Yes, sir. ये वाला 0.529 एंगस्ट्रॉम, Angstrom. इज इक्वल टू 1, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑर्बिट, इसका रेडियस, इसका, Yeah. तो मैं लिखूंगा r1 इज इक्वल टू 0. स्क्वायर बनेगा 1 1 square. मल्टीप्लाइड बाय, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529. इसी को बोलते हैं बोहरुज रेडियस, क्या बोलते हैं इसे, Bohr's radius. इसका नाम है बोहरुज रेडियस। बोहरुज रेडियस का मतलब रेडियस ऑफ फर्स्ट एनर्जी लेवल, Energy level. Yes, sir. या फर्स्ट एनर्जी स्टेट जो न्यूक्लियस के नजदीक होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, Sir, 8. तो वो एक इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात है, वो इसी ऑर्बिट में होगा ना, Yes, sir. तो जिस ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसको बोलते हैं बोहरुज रेडियस। Bohr's radius. तो बोहरुज रेडियस का जो वैल्यू हो गया 0.529, Yes, sir. इसमें भी क्वेश्चन आता है कभी कभार। 0. Yes, sir. Angstrom. तो इससे हमें ये पता चला कि रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ m, Square of M. Yes, sir. क्योंकि ये कांस्टेंट है ना ये वैल्यू 529। Yes, sir. तो एनर्जी क्या बोला था हमने, Sir, किसकी? एनर्जी हमने ये बोला था Inversely proportional to minus N square. n स्क्वायर, और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, N square. ये बात समझाई। Yes, sir. अच्छा, अब क्वेश्चन हमारे पास आता है जो इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज दी, अगर यही हमें रेडियस निकालना हो फॉर लिथियम, Lithium. हीलियम, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, तो इनके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इनके लिए भी रेडियस का फॉर्मूला सेम है, लेकिन फर्क है डिवाइडेड बाय z। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसको भी याद रखो, मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए तो जो हम पढ़ रहे हैं, Yes, sir. दूसरे वाले स्पीशी आएंगे यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीशी, उनके लिए डिवाइड बाय z, Z. Yes, sir. That Z से divide करना. हो गया रेडियस। अब आता है उसके बाद वेलोसिटी, रेडियस हो गया क्लियर। Yes, sir. अब वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जगह तो मतलब ये फिक्स तो होता नहीं, No, sir. ये घूम रहा होता है अपने अपने ऑर्बिट्स में, Orbits पे. Yes, तो sir. इसकी अपनी वेलोसिटी होगी, जैसे हमने कहा था एंगुलर मोमेंटम, तो वेलोसिटी किसके बराबर है वो भी हमें याद रखना है, इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। और इनकी रिलेशन n के साथ क्या होती है, इसमें भी क्वेश्चन आता है। n का मतलब एनर्जी लेवल का वैल्यू, Yes, sir. जब आगे पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये वही n है, n इज बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो आगे आएगा इसलिए मैं बता नहीं रहा, पर ये वही है, एनर्जी लेवल मतलब ही हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा. हाँ, अब वेलोसिटी, अभी हम n का वैल्यू बता रहे हैं ना, n इज इक्वल टू 1, यही n बेसिकली बनेगा आगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। Yes, sir. तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑर्बिट v इसके बराबर है। तो वेलोसिटी के लिए आप याद रखेंगे, इसके लिए जो है तो बहुत सारे फार्मूला, लेकिन जो शॉर्टकट फार्मूला वो ये है 2.19 multiplied by 10 to the power 6 by n meter per second. Meter per. So velocity is inversely related to the n value. N value. Yes, sir. ठीक है, तो हम लिखेंगे velocity is inverse related to n। इनको सबको माइंड में रखो पूरा, देखो एनर्जी इज इनवर्स रिलेटेड टू n स्क्वायर विद माइनस साइन, Yes, sir.
radius is directly related to n square, Yes, sir. velocity is inversely related to n. N. ठीक है, Sir, energy is inversely related to n square. n square. Yes, sir. V is inversely related to 1 by n. ना 1 by नहीं लिखना, जब आपने इनवर्सली बोला तो n. अच्छा, यस सर. इनवर्स का मतलब ही होता है 1 by. जब हम इनवर्स बोलते हैं इसका मतलब ही है 1 by. यस. तो आप बोलोगे इनवर्स रिलेटेड टू n. रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी n स्क्वायर. n स्क्वायर. ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी. 1 by n मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल. इनवर्स. ठीक है, तो ये तो हो गया हाइड्रोजन एटम के लिए. अब सेम अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हो, लाइक लिथियम प्लस सॉरी अपना हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2 प्लस, तो उनके लिए क्या कर रहा है? उनके लिए सेम इसको z से मल्टीप्लाई करना है, वेलोसिटी. ओके सर. ठीक है, यस सर. क्लियर? यस सर. ये हो गया. अब इसके बाद एक क्वेश्चन है कि जो ये पहला ऑर्बिट है, हमने कहा इसको बोलते हैं बोहर्स ऑर्बिट. क्या बोलते हैं? यस सर, बोहर्स ऑर्बिट. तो बोहर्स ऑर्बिट जो है मतलब इसी को हमने कहा था, वो जो डिस्टेंस थी ना इधर ये वाली, हमने उसको कहा था बोहर्स रेडियस. बोहर्स रेडियस 5 to 9 एंगस्ट्रॉन. तो मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दी n is equal to 1. यस सर. इसको कहा बोहर्स ऑर्बिट. और ये जो रेडियस है इसका बोहर्स रेडियस. बोहर्स रेडियस होगी बोहर्स वेलोसिटी. बोहर्स वेलोसिटी. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी n is equal to 1, इसको बोलेंगे बोहर्स वेलोसिटी. बोहर्स वेलोसिटी. ये किसके बराबर होती है? इसको ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं, एक ही वैल्यू याद रखना है. दिस इज इक्वल टू 1 by 138 of c. यस सर. बोहर्स वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 by 138 of c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी. मतलब इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट होता है फर्स्ट एनर्जी लेवल में हाइड्रोजन में, उसकी स्पीड कितनी होगी? जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी 3 × 10⁸. यस सर. उसको डिवाइड करना है बाय 138. 8. यस सर. स्पीड होगी उसकी. यस सर. मतलब बहुत स्पीड होगी उसकी. यस सर. तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी, जो जब से घूम रहा है, बहुत ज्यादा है. क्लियर बात? यस सर. तो ये तो हो गया आपका पूरा जो आपके एनर्जी वैल्यूज, रेडियस, वेलोसिटी, इनकी रिलेशन विद द n. क्लियर? यस सर. अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, दैट इज द लिमिटेशन. एंड पहले एडवांटेजेस देखेंगे फिर लिमिटेशंस देखेंगे. यस. तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस बोहर्स थ्योरी? क्या फायदा इससे मिला? पहला थ्योरी की पहली जो बेनिफिट इस थ्योरी की होगी वो है स्टेबिलिटी ऑफ एटम वाज एक्सप्लेन्ड. यस सर. स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन किया इसने? सर इलेक्ट्रॉन इसने बोला लीनियर. नहीं लीनियर की बात ही नहीं. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो सर्कल में घूमता है ऑर्बिट में, वो अपनी एनर्जी लॉस नहीं करता. यस. फिक्स्ड एनर्जी होती है. जब वो फिक्स्ड एनर्जी होती है, एनर्जी लॉस नहीं करता, मतलब ये स्टेबल है. यस सर. तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम वाज एक्सप्लेन्ड. एक्सप्लेन. यस. ये इसका पहला पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ एटम. दूसरा जो पहला ड्रॉबैक था पिछले मॉडल में, दैट वाज द लाइन स्पेक्ट्रम. यस सर. अब ये वो भी एक्सप्लेन की. कैसे आ गया लाइन स्पेक्ट्रम? सर हाँ, ये आपका न्यूक्लियस है, ये एनर्जी लेवल्स है. अगर इलेक्ट्रॉन इधर है प्रेजेंट, आपने दे दी इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी. यस सर. इतनी एनर्जी दे दी. अगर इतनी एनर्जी दे दी जो दो एनर्जी लेवल्स के बीच में गैप है, मतलब जो आपने रेडिएशन इस पे डाल दी. यस सर. रेडिएशन की एनर्जी कितनी है, व्हिच इज दिस डिफरेंस बिटवीन द टू. तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इधर. यस सर. जब ये इधर चला जाएगा तो आपके इधर स्पेक्ट्रम में लाइन आएगी. यस सर. इसी तरह से जब इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. एब्जॉर्प्शन. अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर था, अब ये ऊपर से नीचे चला गया, इसको बोला गया डी एक्साइटेशन. डी एक्साइटेशन. एनर्जी करेगा रिलीज. रिलीज. एनर्जी
डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंस बिटवीन द टू। Yes, sir. इसकी वजह से स्पेक्ट्रम में एक लाइन आएगी, दैट्स कॉल्ड एज इमिशन स्पेक्ट्रम। Mission. ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। Nine spectrum. Yes, sir. तो इसने लाइन स्पेक्ट्रम को किसी हद तक जो है एक्सप्लेन। Explain किया. अच्छा, इसी तरह से इसने हाइड्रोजन एटम में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मतलब हाइड्रोजन एटम ये न्यूक्लियस है और उसका एनर्जी लेवल एक। आगे पढ़ेंगे हम कि इसकी कितनी एनर्जी लेवल है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एक ही एनर्जी लेवल होता है, Yes, sir. में प्रेजेंट होता है। Yes, sir. तो ये न्यूक्लियस से कितना दूर है हमने कहा, इसको बोलते हैं बोरस ऑर्बिट। Orbit. ये जो रेडियस है, Yes, sir. तो बोरस ऑर्बिट को भी इसने कैलकुलेट किया फॉर द फर्स्ट टाइम। So he also explained the radius. So he also explained the radius Radius. or Bohr's radius. Yes, sir. इस तरह से also explained the velocity. Velocity. Yes, sir. इलेक्ट्रॉन की velocity क्या होगी यहाँ पे, velocity. Loss. जैसे he also explained the energy. Energy. Yes, sir. Energy कैसे कैलकुलेट कर ले, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. ने काम किया। अब ड्रॉबैक देख लेते हैं इसकी। ड्रॉबैक मतलब इसके एक साथ से डिसएडवांटेजेस। हाँ, शॉर्टकमिंग्स। यस सर। जो चीजें एक्सप्लेन ठीक से नहीं कर पाया। पहली प्रॉब्लम इसलिए आ गई, अगर एक एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ग्रेटर देन 1। यस सर। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अगर हाइड्रोजन होगा तो उसमें तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही होगा। अगर एक से ज्यादा होंगे, हीलियम प्लस हो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। यस सर। लिथियम डाई पॉजिटिव इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा बन जाए तो इसको कुछ समझ नहीं आता। यस सर। यस सर। Bohr's model could not explain the spectrum. It could not explain the spectrum of स्पेक्ट्रम। those atoms which contain more than one electron. यस सर। Spectrum of multi-electron atoms. Multi-electron atoms. जिन एटम्स के पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उनका स्पेक्ट्रम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। Cannot explain the spectrum of multi-electron atom. क्लियर? Yes sir. अच्छा, अब आगे उसके बाद तो गया इसका ड्रॉबैक नंबर 1। Yes sir. अब एक टॉपिक एक है ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है, ऐसे लाइन स्पेक्ट्रम में ऐसे लाइंस आती है ऐसे। Yes sir. देखा ये गया जब ये लाइन स्पेक्ट्रम जो है इसको जब दो मैग्नेट्स के बीच में रखा जाता है, ये मान लो बार मैग्नेट। बार मैग्नेट आप जानते हो? Yes sir. Bar magnet. Yes sir. आपने मैग्नेट अगर देखा होगा कभी, Yes sir. Yes sir. दो मैग्नेट्स के बीच में रखेंगे, या हम कहेंगे इसको, हम इस लाइन स्पेक्ट्रम को हमने रखा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। क्या बोलते हैं इसे? मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, इनकी वजह से यहाँ बीच में होता है मैग्नेटिक फील्ड, इधर बीच। यस सर। यस। तो जब लाइन स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, ये लाइन देखा गया कि ये जो लाइन है ये स्प्लिट होती है ऐसे ऐसे। यस सर। स्प्लिट बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन द मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। ये जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन द मैग्नेटिक फील्ड है इसको बोलते हैं ज़ीमान इफेक्ट। ज़ीमान इफेक्ट। यस सर। ज़ीमान इफेक्ट या ज़ीमान इफेक्ट। अब इसको बताया कि यार ये क्यों होता है, इसने इसे पूछा ये लाइंस क्यों स्प्लिट होती है इन द मैग्नेटिक। सर ये स्प्लिटिंग क्या होती है, किसकी? नहीं, ये जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है ना, लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है यस सर। उसी की लाइंस जब मैग्नेटिक फील्ड में होती है तो ये स्प्लिट हो जाती है। अच्छा यस सर। तीन लाइंस थी, देखो ना, एक एक लाइन की कितनी लाइंस बन गई। यस सर। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी ने इसे पूछा ये स्प्लिटिंग क्यों होती है, तो इसके पास कोई आंसर नहीं था। तो बोर कुड नॉट एक्सप्लेन ज़ीमान इफेक्ट। ज़ीमान इफेक्ट। यस सर। मतलब इसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। ये हो गया दूसरा ड्रॉबैक। तीसरा ड्रॉबैक, ये लाइंस देखी गई कि ये स्प्लिट होती है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ से एक यस सर। यस सर। ठीक है ना, मतलब कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट यस सर।
फील्ड में ये लाइंस क्यों, ये वहां भी स्प्लिट हो जाती है, इनको बोला गया कि ये क्यों स्प्लिट होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब लाइन स्प्लिट होती है, इस फिनोमेना को बोला जाता है स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क। तो याद रखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स कॉल्ड एज स्टार्क इफेक्ट। स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन द मैग्नेटिक फील्ड, इट्स कॉल्ड एज ज़ीमैन इफेक्ट। तो इसको बोला गया ये स्टार्क इफेक्ट में क्यों होता है, मतलब लाइन इज इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यों स्प्लिट होती है। तो इसके पास कोई आंसर नहीं। सर ये स्टार्क इफेक्ट वाला एक बार फिर समझो। मतलब जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में लाइन स्पेक्ट्रम की लाइन जो है वो स्प्लिट हो जाती है, स्प्लिट, यस सर। वैसे ही एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी ये लाइन स्प्लिट होती है। अच्छा, यस सर। तो बस इसमें फर्क भी है कि यहाँ पे पहले मैग्नेटिक फील्ड था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ओके सर। लाइंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टार्क इफेक्ट। तो स्टार्क इफेक्ट का भी इसको ये जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। क्लियर? यस सर। उसके बाद अभी तक अगर हम पढ़े तो बोर मॉडल हमने क्या अंडरस्टैंड किया। बोर मॉडल हमने ये अंडरस्टैंड किया कि बोर के अकॉर्डिंग जो एटम होता है वो ये 2 डायमेंशन होता है। क्या होता है? 2 डायमेंशनल। जैसे हम बोर्ड पे बना रहे हैं ना, बोर्ड 2 डायमेंशन होता है। ये एक डायमेंशन, यस सर। ये एक डायमेंशन वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस। जेड एक्सिस होती है आउट ऑफ द बोर्ड, यस सर। बोलते हैं 3 डायमेंशनल। तो ये देखो सारा 2 डायमेंशन पे ही चल रहा है। ऐसे न्यूक्लियस, ये लाइंस, मतलब बोहर के अकॉर्डिंग जो ये मॉडल पूरा है, तो बोहर के अकॉर्डिंग इट्स अ 2 डायमेंशनल सिस्टम। यस सर। इट्स अ 2 डायमेंशनल सिस्टम, और दिस मॉडल इज 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में होता है ये 3 डायमेंशनल। क्या होता है? 3 डायमेंशनल। एक्चुअल में होता है एटम जो है दैट इज 3D स्ट्रक्चर, इसी बोलते हैं 3D स्ट्रक्चर। 2 डायमेंशनल मतलब 2D, यस सर। लेकिन लेकिन बोहर के अकॉर्डिंग इट इज 2D। 2D, यस सर। अब लास्ट पॉइंट या लास्ट ड्रॉबैक आप कह सकते हैं। लास्ट ड्रॉबैक ये है, 2-3 फिनोमेना है जो हम आगे पढ़ेंगे। एक है डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट। यस सर। हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट। इस तरह से और एक कॉन्सेप्ट है हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी। हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी, ये हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। सर वो हाइपोथेसिस किसकी है? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। वो इसी ने दिए, साइंटिस्ट ने, डी ब्रॉगली ने। अच्छा, यस। ये हम पढ़ेंगे आगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस सर। डी ब्रॉगलीज का जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह से हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस यस सर। बारे में भी ये कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। यस सर। So this model fails to explain de Broglie's concept and Heisenberg's uncertainty principle. Short में बाकी सर। आगे आएंगी वहीं पढ़ेंगे इनकी हम डिटेल, ये होता क्या है। यस सर। ये एक टॉपिक है अलग से, यस सर। डी ब्रॉगलीज टॉपिक अलग आएगा और हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बट अब यस सर। याद रखेंगे इस लेवल पे, द ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल, नंबर 1, it could not explain the spectrum of multi-electron atoms. यस सर। Not explain the Zeeman's effect, मतलब splitting of lines in the यस सर। magnetic field. Could not explain Stark's effect इलेक्ट्रिक फील्ड। as per the uh, Bohr's model. It's a 2D model. यस सर। लेकिन होता है एक्चुअली में ऐसा नहीं है, it's a 3D. यस सर। इस तरह से it could not explain de Broglie's concept, and it fails to explain uncertainty principle. He's an यस। uncertainty principle. तो ये पूरा आपका ये बोर थ्योरी कंप्लीट होती है। अब इसमें एक कंसेप्ट और एक है, बस वो एक लाइन का कंसेप्ट है, वो भी हम खत्म कर लेते हैं। यस सर। उसके बाद क्लास एक कंसेप्ट है, बल्कि ये मॉडल है, सोमरफील्ड मॉडल। सोमरफील्ड मॉडल। सोमरफील्ड मॉडल ऑफ एटम, इसको ज्यादा पढ़ना नहीं, ये शॉर्टकट है। सोमरफील्ड ने यस सर। न्यूक्लियस होता है इधर, और ऑर्बिट सर्कुलर नहीं होते, ऑर्बिट्स होते हैं इलिप्टिकल।
यस सर। ठीक है, बस इतना याद रखना है। ऑर्बिट्स आर इलिप्टिकल, इलेक्ट्रिकल। इलिप्टिकल और इन्हीं इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। यस सर। ठीक है, तो एज पर सिंपल, बाकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं इसमें नया। तो जो उमूमन क्वेश्चन इस तरह से आता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट्स बिलोंग्स टू विच मॉडल, तो इसको याद रखना है सोमरफील्ड मॉडल। सोमर। ये है इसका क्वेश्चन, बाकी इसमें कुछ। और इसके अलावा इस सोमरफील्ड मॉडल में क्या फायदा है, इसमें एक ही फायदा है, इट एक्सप्लेन्ड द फाइन स्पेक्ट्रा। अब फाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, तो वैसे ही याद रखो। फाइन स्पेक्ट्रा मतलब वो छोटी छोटी लाइंस होती है स्पेक्ट्रम में, ऐसे अच्छा यस सर। बारीक लाइंस यस सर। स्पेक्ट्रम में होती है ना। ये क्यों होती है? ये जैसे मैंने अभी कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये लाइन जो है ये स्प्लिट होती है छोटे छोटे लाइंस में। यस सर। अब जो स्पेक्ट्रम ये बना ना, इसको बोलते हैं फाइन स्पेक्ट्रा, फाइन स्पेक्ट्रम। फाइन लाइंस, इनको कहेंगे फाइन लाइंस। यस सर। तो ये फाइन लाइंस इसने किसी हद तक एक्सप्लेन किया, तो इसका यही एक बेनिफिट है कि दिस मॉडल कुड एक्सप्लेन द फाइन लाइंस इन द स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रा। और फाइन स्पेक्ट्रा। तो दो ही चीजें है सोमरफील्ड में। सोमरफील्ड मॉडल में क्या मेन चीज की, जो ऑर्बिट्स है दे आर इलिप्टिकल, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और इसका यस सर। कि इट कुड एक्सप्लेन द फाइन फाइन लाइंस। और फाइन लाइंस। बाकी इसमें कोई ज्यादा अननेसेसरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यस सर। ये पूरा बोर मॉडल हो गया, तो इसको हम क्लोज करते हैं इधर ही। यस सर। हम जो है पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। एग्जाम होगा, आज क्या चल रहा है? सर आज है 10 मई। कल हो गया संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे को होगा एग्जाम। ओके सर। ट्यूसडे को होगा एग्जाम, और एग्जाम हो सकता है लेट हो सकता है, यस सर। मतलब 8 बजे हो सकता है वो, अगर सवेरे भी हो तो पॉसिबल, लेकिन मतलब 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। ओके सर। ठीक है, यस सर। पूरा होगा अभी तक जितना हमने पढ़ा है। टोटल क्वेश्चन होंगे 40 के आसपास, 40 क्वेश्चन होंगे पूरे मॉडल में, बोर मॉडल में जितना हमने पढ़ा अभी तक, एनर्जी यस। रिलेटेड, वेलोसिटी के रिलेटेड जो हमने आज पढ़ा, खास करके इसमें क्वेश्चंस आते रहते हैं। यस सर। इस तरह से रिडबर्ग कांस्टेंट में, और जो हमने अभी उससे पहले पढ़ा था कुछ रादरफोर्ड मॉडल, यस सर। आइसोटोप्स, अच्छा सर पीछे से ही होगा। हाँ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, यस सर ठीक। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये पूरा जितना हमने अभी तक पढ़ा था उसी में पूरा होगा एग्जाम। इसलिए मैं दे रहा हूँ आपको 3 दिन पूरे, 1 2 3 3, तो 40 क्वेश्चन होंगे, 40 के आसपास, 30 to 40। यस सर। ठीक है, ओके सर। ठीक है, इसको कर